एक दिन ब्रिटिश आते हैं और बोलते हैं अब से जमीन तुम्हारी, पर टैक्स हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। यहीं से शुरू होती है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, एक ऐसा सिस्टम जिसने किसानों को तो मजदूर बना दिया, जमींदारों को मालिक और ब्रिटिश कंपनी को गारंटीड पैसा मिलने लगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या था, क्यों लाया गया, इसके फीचर्स क्या हैं और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे इसके। यूपीएससी पीवाईक्यू भी इसमें सॉल्व करेंगे जो प्रीलिम्स के बेसिस पे पूछा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहले देखते हैं बैकग्राउंड, परमानेंट सेटलमेंट क्यों आया। स्टोरी स्टार्ट होता है 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल मिल गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, कितना टैक्स लेना चाहिए। पहले मुगल सिस्टम में जमींदार सिर्फ कलेक्टर थे, मालिक नहीं। ब्रिटिश को रेवेन्यू कलेक्शन में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और सबसे बड़ी ट्रेजेडी बंगाल फेमेन ऑफ 1770। इसके बाद 1776 में फिलिप फ्रांसिस ने आइडिया दिया रेवेन्यू को परमानेंट कर दो। फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो खुद ब्रिटिश लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से थे। उन्होंने सोचा इंग्लैंड जैसा लैंडलॉर्ड्स बना देते हैं। कॉर्नवालिस, सर जॉन सोरे और जेम्स ग्रांट की कमेटी बनी इन तीनों लोगों की, और 1793 में आ गया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? इसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था और ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसे इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जमींदार जो है परमानेंट लैंड ओनर बन गए और दे पेड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंश्योर करता था स्टेबल एंड गारंटीड रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश एक्ट। और ये कौन कौन से एरिया को कवर करता था परमानेंट सेटलमेंट? ये सिस्टम अप्लाई हुआ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्दर्न मद्रास में। ये टोटल सिर्फ 19% ब्रिटिश इंडिया को कवर करता था। परमानेंट सेटलमेंट जो है पूरे इंडिया में नहीं लागू हुआ। ओके, फीचर अगर देखिए परमानेंट सेटलमेंट का, तो पहला है फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू। 1790 में 10 साल का एक्सपेरिमेंट और 1793 में परमानेंट कर दिया गया। जमींदार का टैक्स फिक्स रहा, कंपनी को हर साल वही पैसा मिलता रहा। रेवेन्यू सेकंड है रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। ये कैसे बनाया गया था? कंपनी का हिस्सा हुआ 10/11 का और जमींदार का हिस्सा हुआ 1/10 का। जमींदार टैक्स किससे लेते थे? किसानों से। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि जमींदार एज अ लैंड ओनर। अब जमींदार जो है जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे और हायर को दे सकते थे। पहली बार जमींदार जो है ओनर बन चुके थे। नेक्स्ट आता है सनसेट क्लॉज, जो कि 1794 में आया। सबसे डेंजरस रूल ये रहा, अगर सनसेट तक टैक्स नहीं भरा गया तो जमींदारी उसकी खत्म हो जाती थी, कॉन्फिस्केट। ऑक्शन होता था उस जमीन का जमींदार के, और उसके लिए न्यू ओनर बनते थे। इस क्लॉज ने हजारों जमींदार को बर्बाद कर दिया। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर टेनेंट्स। 1793, 1799 और 1812 के रेगुलेशन ने जमींदार को पावर दी, कोर्ट के बिना किसान की प्रॉपर्टी सीज कर सकते थे। अब ये नेक्स्ट है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। ब्रिटिश बोले जमींदार किसान के मामले में हम नहीं देखेंगे, जमींदार और किसान के मामले को हम नहीं देखेंगे। रिजल्ट इसका ये हुआ, ओपन एक्सप्लॉयटेशन किसानों का होने लगा। नेक्स्ट आया पट्टा सिस्टम। रूल था जमींदार को किसानों को पट्टा देना होगा, और रियलिटी क्या हुई कि ये रियली फॉलो किया गया, किसानों को हमेशा इनसिक्योर रखा गया। मेरिट की अगर बात करें तो थोड़ा बुकिश है, बट उस परमानेंट सेटलमेंट के मेरिट भी है। पहला है ब्रिटिश को स्टेबल रेवेन्यू मिलने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हुआ और कम लोग ज्यादा कंट्रोल होने लगा, जमींदार को सिक्योरिटी मिली, थियोरेटिकली इंसेंटिव फॉर लैंड इंप्रूवमेंट हुआ, इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ। इसीलिए ब्रिटिश इस सिस्टम से काफी खुश थे। डिमेरिट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये असली सच है। अब्सेंटीज लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी बिकती गई, न्यू ओनर बनते गए मर्चेंट एंड ऑफिशियल, जो जमीन पर कभी आए ही नहीं थे इस जमीन पे। सब इन्फ्यूटेशन, यानी कि जमींदार, पत्नीदार और अंडर टेनेंट्स, यानी मिडल मैन का जंगल बन गया ये। नेक्स्ट आता है पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। हायर रेंट देना पड़ा इनको, नो पट्टा, मतलब पट्टा भी नहीं मिलता था। एंड डेप्ट, काफी वो डेप्ट में चले गए थे किसान और पीजेंट।
ओके, नेक्स्ट आता है नो लैंड इम्प्रूवमेंट। जमींदार सिर्फ रेंट लेते थे और जमीन को सुधारते नहीं थे। वो जमीन के लिए कुछ वो सब्सिडी या असिस्ट नहीं करते थे। कंपनी का लॉस। नेक्स्ट है रेवेन्यू फिक्स था, वॉर बढ़ते गए, पैसा कम पड़ गया और पैसा कम होता गया। अब इम्पैक्ट देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट का। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, हायर रेंट, लोन बढ़ा, डेप्ट बढ़ा, एविक्शन हो गया, किसान प्रैक्टिकली सर्फ बन गए थे। इम्पैक्ट ऑन जमींदार, टैक्स का प्रेशर, जमींदारी ऑक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट जीरो हुआ। इम्पैक्ट ऑन कंपनी, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट था लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं सकते थे वो। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू जो कि पूछा गया 2011 में। The tendency for increased litigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision? Option A है making जमींदार्स पोजीशन stronger, vice versa the rights. B है making East India Company an overlord of जमींदार्स. C है making the judicial system more efficient. And D है none of the above. None of the A, B and C above. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या। तो दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट था जो ब्रिटिश के लिए स्टेबल लेकिन भारत के किसानों के लिए डिजास्ट्रस निकला। जमींदार स्ट्रांग हो गए, किसान वीक हो गए और कंपनी शॉर्ट साइटेड रहा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।